और धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका है, जिनको इस्लामिक देश चाहिए था वो पाकिस्तान चले गए हैं, तो भारत चलेगा कैसे? ज्यादातर लोगों का कहना था धर्म का विभाजन हुआ है तो इसलिए प्लीज अब एक परमानेंट इसका विभाजन कर दीजिए। बाबा साहब अंबेडकर का भी यही कहना था, या तो विभाजन मत करिए या तो एकदम क्लियर कट कर लीजिए कि सारे हिंदू इधर सारे मुस्लिम उधर। लेकिन गांधी जी की कृपा से वो नहीं हुआ। फिर बाद में यह तय हुआ कि फिर ये देश चलेगा कैसे। तो 20 नवंबर 1948 को बहस शुरू हुई कि हम आगे कैसे देश चलाएंगे। तो यह तय हुआ कि इस देश में नागरिक अधिकार सबका एक समान होगा, सिविल राइट सबका, ह्यूमन राइट सबका। 3 दिन चर्चा हुई। 23 नवंबर 1948 को इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया। ओरिजिनली वो आर्टिकल 35 था, बाद में रीनंबर हुआ तो आर्टिकल 44 हो गया। उसको कहते हैं समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड। मैं उसको इंडियन सिविल कोड कहता हूं क्योंकि आराम से समझ में आए। जैसे इंडियन पिनल कोड, इंडियन टैक्स कोड, इंडियन एजुकेशन कोड, वैसे एक इंडियन सिविल कोड। इस देश में जब सबको समान अधिकार है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव नहीं करना, आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर देना, आर्टिकल 25 कहता है सबको समान धार्मिक अधिकार। सारे आर्टिकल में कहीं कुछ भेदभाव है क्या? नहीं। तो फिर बेटियों के अधिकार अलग अलग क्यों? हिंदू बेटी की शादी की उम्र अलग, मुस्लिम बेटी की शादी की उम्र अलग क्यों? दोनों है तो भारत की बेटी ना। अगर बेटी विवाह करे तो उसका तलाक कोर्ट के जरिए हो, और बेटी निकाह करे तो उसका तलाक मौखिक हो जाए, ईमेल पे हो जाए, व्हाट्सएप पे हो जाए, एसएमएस पे हो जाए। ये कैसा भारत भाई? ये कैसा भारत? हम कह रहे हैं संविधान है, सबके लिए समान विधान है, ये देश सेकुलर है। सेकुलर का मतलब ही होता है इक्वलिटी। और कह रहे नहीं, हिंदू विवाह करेंगे तब तो कोर्ट के जरिए होगा, निकाह करेंगे तो ईमेल व्हाट्सएप पे भी हो सकता है। विवाह करेंगे, शादी टूटेगी तो गुजारा भत्ता मिलेगा, 5 साल मिलेगा, 3 साल मिलेगा, 6 साल मिलेगा। बच्चा है उसकी पढ़ाई लिखाई का भी मिलेगा। लेकिन बेटी अगर निकाह करेगी तो केवल उसको मेहर की रकम मिलेगी, वो भी 10,000, 15,000, 20,000 रुपए मिलेगी। है तो वो भी भारत की बेटी ना, उसको बराबरी है कि नहीं है? आखिर मुस्लिम बेटी को हिंदू बेटी से कम आंकना कहीं ठीक लगता है क्या? है तो वो भी बेटी। अगर वो विवाह करेगी और बाद में बच्चा नहीं हुआ तो उसको गोद लेने का अधिकार मिलेगा, वो गोद ले सकती है। लेकिन निकाह करेगी तो बच्चे वो गोद नहीं ले सकती है। क्यों भाई? है तो वो भी भारत की बेटी। मैंने एक पीआईएल पहले फाइल किया कि बेटे और बेटी की शादी की उम्र बराबर करो, वो हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई। सुप्रीम कोर्ट में वो पीआईएल एडमिट हो गई। और 18-21 क्यों भैया? जो भी करना 18 करना 18 करो, 20 करना 20 करो, 21 करना 21 करो, लेकिन जो बराबर होना चाहिए। और हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई सबके लिए मतलब जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। जब वो एडमिट हो गई फिर मैंने दूसरी पीआईएल फाइल किया। मैंने अपनी पीआईएल में लिखा, साहब अगर कल्पना करिए, वैसे मेरी बेटी है नहीं, कल्पना करिए मेरी 4 बेटियां हैं और एक बेटी अगर हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से करे, एक पारसी से करे और एक ईसाई से करे, तो इनका ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स अलग क्यों होना चाहिए? यह संविधान के खिलाफ है कि नहीं है? फिर वो दूसरी पीआईएल में एडमिट हो गई। फिर मैंने तीसरी पीआईएल फाइल किया। मैंने कहा अगर 4 मेरी बेटी
एक को तलाक होगा उसको गुजारा भत्ता मिलेगा, दूसरे की केवल 10,000 रुपए मेहर की रकम मिलेगी। यह कैसा सेकुलरिज्म है भाई? गुजारा भत्ता तो जो भी देना फार्मूला एक करिए, जो फार्मूला है वो एक होना चाहिए। वो तीसरी पीएल भी मेरी एडमिट हो गई सुप्रीम कोर्ट में। फिर मैंने चौथी पीएल फाइल किया कि गोद लेने का अधिकार और बच्चे की भरण पोषण का अधिकार तो सबको मिलना चाहिए। इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझिए आप, दिक्कत कहां से है। सेक्शन 494 है आईपीसी में, जिसमें दूसरा विवाह करने पे अपराध है। सेक्शन 494, हां, लेकिन ये सब पे लागू नहीं होता। अब दिक्कत क्या हो रही है, कहीं पे मान लीजिए मजबूरी है, ठीक है भाई, बच्चे नहीं हुए, पति पत्नी दोनों मिलके चाहते हैं कि हमारी वंश परंपरा आगे बढ़ाने के लिए छोटी बहन से शादी कर लें या कुछ कर लें, घर परिवार में आपस में कर लें, तो भी नहीं कर सकते, 7 साल सजा होगी। और वहीं दूसरी तरफ मौज मस्ती के लिए विचार कर सकते। तो ये हमने कहा ये कौन सा कानून चल रहा है, ये कैसा सेकुलरिज्म? एक तरफ मजबूरी है, बच्चे नहीं हुए, कोई कमी थी तो हुआ भाई, ठीक है, उसी परिवार में एक और कोई छोटी बहन है या उससे भी कर लो, परिवार का चलता रहे, वो भी नहीं कर सकते। सब रजम, दोनों परिवार तैयार, पति पत्नी तैयार, सब तैयार, तब भी नहीं कर सकते। और वहीं दूसरी तरफ न पत्नी तैयार न पत्नी के घर वाले तैयार, फिर भी दूसरी कर सकते। तो फिर मैंने पीएल, अच्छा दूसरा इसका सबसे नुकसान क्या हो रहा है, मैंने कई प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे। बेटा होगा कि बेटी, ये पत्नी पे नहीं बल्कि पति पे डिपेंड करता है, सबको पता है, लेकिन कुछ जाहिलों को ये पता ही नहीं आज तक। उनको लगता है कि अगर बेटा नहीं हो रहा है तो ये महिला की कमी है। तो पता चला 5 बेटी हो गई, दूसरी शादी कर लिए बेटे के चक्कर में, अब फिर 5 बेटी हो गई, तीसरी शादी कर लिया फिर 5 बेटी हो गई, चौथी कर लिया फिर 5 हो गई, तो 20 बेटियां हो गई। अब उसके बाद एकदम फटे हाल, अरे क्या करूं, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारा क्या करूं। तो मैंने कहा भैया, गोद लेने का अधिकार तो सबको मिलना चाहिए ना, और दूसरी शादी अगर हो भी तो बिना पत्नी की सहमति के कैसे हो जाए। अगर दूसरी शादी अलाउ है तो सबके लिए अलाउ हो, और अगर वो सेक्शन 494 में अपराध है तो सबके लिए अपराध हो। जो टर्म्स कंडीशन बनाना है कि इन कंडीशन में दूसरी हो भी सकती है, कुछ कंडीशन बना दीजिए, लेकिन वो कंडीशन सबके लिए होनी चाहिए। ऐसा क्यों कि एक तरफ तो चाह के भी नहीं कर पाए, दूसरी तरफ मौज मस्ती में हो जाए। तो मैंने चौथी पीएल फाइल किया कि गोद लेने का अधिकार, भरण पोषण का अधिकार सबको मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में वो भी एडमिट हो गई। फिर मैंने 5वीं पीएल फाइल किया। ये सारा खेल लॉकडाउन का है। लॉकडाउन में कोर्ट बंद थी, जाना था नहीं, घर में हमें बैठने की आदत है नहीं, तो मैं बैठे बैठे ही काम कर रहा था। फिर मैंने 5वीं पीएल फाइल किया कि विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सक्सेशन ऑन इनहेरिटेंस, ये राइट सबको मिलना चाहिए। क्योंकि विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, ये सिविल राइट का इश्यू है, ह्यूमन राइट का इश्यू है, और ह्यूमन राइट, सिविल राइट सबके लिए एक समान होना चाहिए। इसलिए इसमें मुस्लिम बेटी के साथ हिंदू बेटी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। तो अगर आप 5 पीआईएल को एक साथ क्लब करिए, शादी विवाह की उम्र समान, तलाक लेने का तरीका और प्रक्रिया एक, गुजारा भत्ता सबके लिए एक जैसा, गोद लेने का अधिकार, एडॉप्शन गार्जियनशिप एक जैसा, सक्सेशन इनहेरिटेंस एक जैसा, इन 5 को क्लब कर दीजिए तो क्या बन गया ये। और एक बात मैं और बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दूं, इस कॉमन सिविल कोड की जरूरत, कुछ लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि तो पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते रहते हैं, मैं तो अभी पढ़ता भी नहीं हूं।
इस कॉमन सिविल कोड का सबसे बड़ा फायदा किसको मिलेगा, जरा आप लोग बताइए। क्या हिंदू बेटियों को मिलेगा? सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? लेकिन दुर्भाग्यवश संसद में जो खासतौर पे अपने आप को मुस्लिम्स के रहनुमा कहते हैं, अपने आप को मुस्लिम पार्टी बताते हैं, वो इसका विरोध करते हैं। अरे शादी विवाह की उम्र अगर समान होगी तो इसका हिंदुओं को कोई ज्यादा फायदा नहीं। 18 साल और 21 साल पहले ही है, वहां पे केवल 3 साल का जो गैप है वो मेंटेन होगा। लेकिन दूसरी तरफ तो बहुत वहां तो अलाउ है ना, 9 साल में भी शादी हो सकती है, वहां तो 10 साल में भी हो सकती है। पीरियड शुरू हो गए शादी हो सकती है, ऑफिशियल है जो। तो सबसे बड़ा जो शादी विवाह की उम्र समान होने का फायदा किसको मिलेगा? मुस्लिम बेटी को मिलेगा। अगर ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? मुस्लिम बेटी को। मैंने, क्योंकि ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, मैं ट्रिपल तलाक केस में भी था मैं, लेकिन तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके सुन्नत, तलाके बाइन, तलाके किनायत आज भी चल रहा है ना। हमको भी नहीं पता था, तो पीड़ित बेटियां आई हमारे पास, हमको एक ने बोला हमको हसन दे दिया, एक ने बोला हमको एहसन दे दिया, एक बोला हमको बाइन दे दिया, एक ने बोला किनाया दे दिया, एक ने बोला सुन्नत दे दिया। तब जाके पढ़ समझ अच्छा ये भी होता है, नहीं तो हमको भी नहीं पता था। एक बच्ची, उसका मैं नाम भी इसलिए ले सकता हूं कि वो मीडिया में भी आती है, बेनजीर हिना करके आप लोग गूगल करिएगा, बेनजीर हिना। उसका केस मैंने सुप्रीम कोर्ट में किया है। वो रिपब्लिक में पत्रकार है, चैनल में, पढ़ी लिखी लड़की, जर्नलिस्ट है, जर्नलिज्म का कोर्स किया हुआ है। उसका हस्बैंड भी एडवोकेट है। शादी हुई और 1 साल के बाद उसने चिट्ठी भेज दिया तलाके हसन, कुरियर कर दिया। एक चिट्ठी भेजा, दूसरी चिट्ठी भेजा, तीसरी चिट्ठी बोला तलाक हो गया, जाओ। बाद में पेटीएम से 15,000 रुपए बोला तुम्हारी ये मेहर की रकम, और छोटा बच्चा उसका 8 महीने का था, उसका नाम है अली, बोला 2,000 रुपए बच्चे का दूध का, तो 17,000 रुपए में तलाक हो गए। ये भारत में हो रहा है। हमारे सांसदों को शर्म नहीं आती। संविधान निर्माताओं ने कहा था इस देश में समान नागरिक संहिता होगी, देश की सभी बेटियों को इक्वल राइट होगा, देश की सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार मिलेगा। सबसे बड़े बेशर्म तो वो हैं जो समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं, और उनसे कम पाप उनका नहीं है जो इस समान नागरिक संहिता पे मौन है। धन्यवाद हमें उनको देना चाहिए जो वास्तव में संसद में बोलते हैं या बाहर बोलते हैं इसके पक्ष में। कुछ हैं जो बोलते हैं। बेनजीर हिना तो नौकरी करती है, नोएडा में काम करती है, गाजियाबाद में रहती है, वो तो सरवाइव कर रही है, अपना कमरा लेकर रह रही है। ऐसी भारत में हजारों बेनजीर हैं जिनके पिता रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, पता नहीं गरीब है बेचारे। वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं क्या? वो तो पढ़ी लिखी थी, उसने मेरा नंबर गूगल से ढूंढा और ढूंढ के मेरे चैम्बर में आ गई, जैसे शिवम पहुंच गया था चैम्बर में।